स्वागत है मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे एक बार पुनः। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, हमारे एक मित्र हैं हमारे, मिस्टर प्रवेश तिवारी सर। ये आरओ में चयनित हैं और इस समय सचिवालय लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सर 2021 बैच के चयनित हैं। सर की 46वीं रैंक आई थी आरओ 21 में। तो सर से जो है हम थोड़ा सा संक्षिप्त में, सर के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है लेकिन फिर भी एक संक्षिप्त में चर्चा करना चाहेंगे। और हमारा मुख्य फोकस रहेगा कि आरओ प्री और मेंस दोनों साथ लेके कैसे चला जाए और कैसे क्या, मतलब ये खाली समय का हमारा रोड मैप होना चाहिए। संक्षिप्त में सर बताएं। सबसे पहले तो सर जो है हमको ये बताएंगे कि आरओ मेंस के लिए क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये खाली समय है तो इसमें मेरा ये मानना है कि मुख्य फोकस मुख्य परीक्षा पे ही अभी होना चाहिए। मतलब मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों साथ लेके चलना चाहिए। तो सर इस पर भी अपनी राय देंगे और मेंस के लिए कैसे क्या पढ़ना चाहिए, विशेष तौर पे निबंध और पत्र लेखन के लिए उस पर भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। सर के YouTube चैनल इंटेलिजेंस पीसीएस पे आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। और इस आरओ की तैयारी की कड़ी में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस खाली समय में, जो कि पोस्टपोन के बाद, एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद जो है हम लोगों के पास ऐसा समय है कि जो खाली समय है और अभी कोई एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है, तो हम चाहते हैं कि इस के संबंध में कुछ ऐसी बातें हम आप लोगों को से शेयर करें कि हम लोग प्री और मेंस को कैसे अभी से टारगेट कर लें, ताकि आने वाले समय में चाहे जब भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो अगस्त में हो जाए, चाहे उसके बाद, चाहे जब भी हो जाए, तो हमारी तैयारी जो है पुख्ता रहे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो प्री के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप सबसे पहला काम करिए कि सिलेबस की एनालिसिस कर लीजिए। सिलेबस देखना, सिलेबस ठीक वैसे ही है जैसे आप कहीं पे भी यात्रा करना शुरू करते हैं, तो अगर आपके पास पुख्ता जानकारी है कि हाँ यहाँ जाने के इतने रास्ते हैं और उन रास्तों पे कहाँ कहाँ स्टॉपेज हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ क्या करना है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी सिलेबस से क्लियर हो जाती है। जो पहली सलाह है आप लोगों के लिए, सिलेबस को लिखिए और हाथ से लिखिए, और लिखते समय उसके जो कीवर्ड है, जो डिमांड है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो सब उसी में निहित होते हैं सिलेबस में ही, तो उसकी एनालिसिस कर लीजिए पहली बात। दूसरा काम ये करिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्व, चाहे आप घटना चक्र का ले लीजिए, चाहे किसी और पब्लिकेशन का, जो भी आपको सूटेबल लगे, तो आप ये एक बार देख लीजिए कि आरओ के प्री के पेपर में किस स्तर के प्रश्न और किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। और ख़ासकर उन छोटे छोटे टॉपिक में से जैसे कृषि है, वाणिज्य है, पर्यावरण है, और भी तमाम यूपी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो ये छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ से गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं, हम लोग कवर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर ऐसी किताब नहीं आती मार्केट में जो आपको पुख्ता वही प्रश्न उपलब्ध करवा दे और आप रट लें। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हम ये समझें कि पिछले सालों में यहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम उससे एक आइडिया लेकर उसी दिशा में तैयारी को करें। बाकी जो पारंपरिक विषय हैं, इतिहास, भूगोल और पॉलिटी, आपका विज्ञान का है, बाकी जो भी है, तो उनको हम प्रीवियस ईयर के पेपर से, घटना चक्र, पूर्वावलोकन हुआ, लूसेंट हुआ, इतिहास के तमाम आजकल जिस्ट में आते हैं 6 से लेकर 12 तक का। आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम वहाँ से आप पढ़ लीजिए, है ना। तो इन सब चीज़ों से हम प्री को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। और दूसरा जो प्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो हिंदी है। आपको पता है उसमें 6 टॉपिक हैं, तो 6 के 6 टॉपिक को इतना तैयार कर लीजिए, लिख के, पढ़ के, चिंतन मनन करके, कि अगर बंद आँख से भी हमें जो है शब्दों को पकड़ना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ऐसे जैसे करेक्शन के शब्द हैं या तत्सम तद्भव हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसी गलतियों से, और ऐसी गलतियां होनी स्वाभाविक होती हैं, क्योंकि अगर अभ्यास की कमी होती है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते हैं, तो गलतियां हो जाती हैं। और गलतियां जब होती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे सामने, हमारे चयन पे जो है एक तरीके से बड़ा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो ऐसी गलतियां ना हो, तो अभ्यास के माध्यम से हमें हिंदी पे कमांड करनी है। हिंदी में आपकी वासुदेवानंद की किताब और हरदेव बाहरी की शब्दार्थ प्रयोग और आरओ की घटना चक्र की पूर्वावलोकन जो सॉल्व आती है, इन तीनों को मिला के आप अच्छे से तैयारी करिए, खूब रिवीजन करिए, खूब लिख के जो है जो भी कठिन शब्द है उनका अभ्यास कर लीजिए।
तो इतना आप करेंगे तो वहाँ 60 में 60 कमांड हो जाएगी, और आपका दोनों मिला के ये अप्रोच होना चाहिए कि हिंदी में हम 55 से 60 के बीच में लाएं और जीएस में कम से कम 80 प्लस रहे। अगर आपका 80 इधर और 50 प्लस उधर है तो आप आराम से जो है वो प्री का आपका काम हो जाएगा। रही बात मेंस की, तो मेंस में आपको पता है कि ये दोनों पोर्शन वहाँ पे भी हैं। वहाँ पे दो चीज़ें जुड़ती हैं, एक एस्से का पार्ट और एक हिंदी आलेखन का पार्ट। और हिंदी आलेखन में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है पत्र लेखन में, है ना। तो पत्र लेखन सभी करते हैं, और पत्र लेखन में कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं होता है। असल में वहाँ पे जो टेक्निकलिटी है वो ये समझने की ज़रूरत होती है कि जब आप पत्र लेखन करते हैं तो किन परिप्रेक्ष्य में करते हैं, किन संदर्भों में करते हैं, और किस तरीके की आपसे अपेक्षा की गई है पत्र लेखन की। जैसे वहाँ पे आपको पता है कि जैसे सिलेबस में जो कुछ भी दिया है कि सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, उसके बाद जो है परिपत्र है, और भी जो भी सिलेबस के पार्ट हैं, तो होता ये है कि सब पत्रों में एक टेक्निकलिटी होती है। तो पहली बात तो उस टेक्निकलिटी को पकड़िए, प्लस पद वाइज, जैसे आप अवर सचिव हैं, डीएम को लिख रहे हैं, या आप डीएम हैं तो अवर सचिव को लिख रहे हैं, डिप्टी को लिख रहे हैं, जॉइंट को लिख रहे हैं, स्पेशल को लिख रहे हैं, प्रमुख सचिव को लिख रहे हैं, तो ये जो पद के क्रम है, उस पद के क्रम के हिसाब से आपकी भाषा, आपकी शब्दावली, आपका जो भाव है वो डिफ़र करता है। तो अगर आपने उस क्रम में, और दूसरी बात क्या है कि कब कहाँ पे आपको किस संबोधन का प्रयोग करना है, जैसे महोदय का प्रयोग या मान्यवर का प्रयोग, या धन्यवाद देना है, या भौदी लिखना है, या आपको केवल आज्ञा से लिखना है, जैसे तमाम शब्दों को आप देखते होंगे। तो ये ऐसे ही नहीं होते हैं कि ऐसे लिख दे। जैसे अमूमन ये क्या होता है कि कोचिंगों में बताया नहीं जाता है, और ये क्यों नहीं बताया जाता है कोचिंगों में, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो अब चूंकि हम लोग सचिवालय में सेवा दे रहे हैं और अब वहाँ पे डेली ऐसी चीज़ों से दो चार होना पड़ रहा है, तो वहाँ पे अब चीज़ें समझ में आती हैं कि कितना सरल है। अगर उसको व्यवहारिक और एक जो है परंपरागत तरीके से हट के अगर व्यवहारिक वे में अगर हम देखते हैं तो पत्र लेखन बहुत आसान चीज़ है। लेकिन चूंकि टेक्निकलिटी हमें नहीं पता होती है, लिखने की शैली का जो ज्ञान है वो प्रॉपर तरीके से बताया नहीं जाता है यहाँ, तो हम लोग उसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिंपल सी चीज़ें होती हैं और वो ज्ञान के अभाव में हमें बड़ी कठिन लगने लगती हैं। तो मेरी ये सलाह है आप लोगों से कि जो भी चयनित हैं, जो सचिवालय में या कहीं लोक सेवा आयोग में या कहीं पे भी ऐसी सरकारी व्यवस्था से जुड़े हैं जो वहाँ पे पत्र लेकर, उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको बेहतर समझाएंगे। और आगे कभी इसी क्रम में अगर कभी चर्चा परिचर्चा हुई तो मैं भी चाहूँगा कि आपको जो है पत्र लेखन की एकदम सरल और गूढ़ चीज़ें आपको बताऊँगा। और अभी मैं बस केवल आपको संकेत कर रहा हूँ कि ऐसी तमाम छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और हरदेव बाहरी की राजकाज में हिंदी एक बुक आती है, उसका अध्ययन जरूर करिए। राजकाज में हिंदी रिपीट कर देना। हाँ, राजकाज में हिंदी, हरदेव बाहरी की बड़ी अच्छी किताब है, 60 70 80 रुपए की है, पतली सी है, उसको अवश्य पढ़िए। आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि अगर आपकी टेक्निकलिटी नहीं सही है तो आप कितना भी सजा के लिख दीजिए, आपके नंबर वहाँ कट जाएंगे, क्योंकि अंतोगत्वा वहाँ पे चेकिंग आपकी टेक्निकलिटी की होती है। पत्र तो सभी लिखते हैं। तो ये तो हो गया पत्र लेखन का। दूसरी बात, आलेखन में हम देखते हैं कि वहाँ पे जैसे भावार्थ, व्याख्या, ये इस तरीके के जो आते हैं, तो इसके लिए एक किताब है, हमारे सर हैं एस कुमार सर, घटना चक्र की ही आती है, उनकी पतली सी किताब है। तो उसमें उन्होंने किस तरीके से इन मतलब ये जो प्रश्न आपके हैं कि व्याख्या करिए, भावार्थ करिए, तो इनको कैसे हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो वहाँ से आप एक सलाह ले सकते हैं यहाँ पे। तो अभ्यास कर सकते हैं और लिख के किसी को दिखा के चेक करा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से दिखाइए जो आपको कुछ सकारात्मक और पॉजिटिव मतलब एक तरीके से फीडबैक दे और आप सुधार कर सकते। तो ऐसे आदमी को दिखाइए, किसी भी ऐसे आदमी को ना दिखाइए कि जो आपको छिद्रान्वेषी हो और आपको जो है डिमोटिवेट करे। तो सावधान यहाँ पे रहने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़, मेंस में जो होती है वो आलेखन में एक बहुत बड़ा पार्ट है कंप्यूटर और हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का। ये बहुत ही सॉलिड, ये मतलब मैथमेटिक्स है कि अगर आपने सही कर दिया तो आपको पूरे नंबर मिल गए, और आपने गलत कर दिया तो पूरा वहाँ पे गुंजाइश है कि आपके पूरे नंबर कट जाएंगे। तो इसको आप ऐसे तैयार करिए कि हिंदी टू इंग्लिश, और हिंदी टू इंग्लिश वाले जो राजकाज में शब्दावलियों का है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमें जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो 10 15 20 साल में जो सरकारी शब्दावलियाँ पूछी गई हैं, उन्हीं को हम पहले रटें। तो आपका लगभग 80 to 90% प्रश्न वहीं से आना है। दूसरा,
ये देखना है कि जो शब्दावलियाँ हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे टर्म हिंदी के आते जाते रहते हैं हमारे सामने, तो उनको हम पकड़ें और उनका इंग्लिश जानने की कोशिश करें। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि अरे सत्र का समापन हो गया है ना, तो हम सत्र के बारे में जानें कि सत्र हिंदी है, हो सकता है कि सत्र की पूछ ले तो सेशन लिखना है, और सेशन पूछ ले तो आपको सत्र लिखना है ना। अब जैसे ये हुआ कि संसद चल रही है, तो संसद का मतलब पार्लियामेंट, और हो सकता है उसी को पूछ ले कि पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। तो लेजिस्लेचर क्या है, असेंबली क्या है, काउंसिल क्या है, तो एकदम प्रॉपर शब्दों का प्रयोग किया है। हमारा एक पुराना इंटरव्यू है, उसमें हमने एक समझाने की कोशिश की है कि अगर टेंडर है तो उसका मतलब निविदा होता है, ना कि हम ठेका लिख दें। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो आपकी शासकीय शब्दावलियाँ हैं उनमें एकदम क्लियर रहिए, चाहे वो उसका इंग्लिश वर्जन लिखना है चाहे वो हिंदी वर्जन, क्योंकि अगर जब तक आप एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और चूंकि एक चीज़ और भी है, इस समय नेगेटिव मार्किंग होती है इन सब चीज़ों में, तो आपको मिलने की जगह आपका नुकसान और हो जाता है, तो इससे बचने की ज़रूरत है। और एक और पार्ट होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर की दिक्कत ये आती है अमूमन लोगों में कि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं। कुछ बीटेक होते हैं, कुछ बीकॉम होते हैं, कुछ बीए होते हैं, कुछ और भी डिग्रियां लिए होते हैं, तो सबका बैकग्राउंड अलग होता है। तो कुछ जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए तो कंप्यूटर लिखना बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्निकल नॉलेज होती है और वो टेक्निकल शब्दों से परिचित होते हैं। लेकिन जो सामान्य स्नातक होते हैं, जैसे बीए हो गया, एमए हो गया, तो इनके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस होता है कि वो चीज़ों को समझते तो हैं, लेकिन चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे करना है, चीज़ों को दिखाना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, उसमें थोड़ा वो वीक होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बाकी से थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। तो कंप्यूटर अगर आपको लिखना है तो फिर हमारी यही बात ध्यान में रखिए कि प्रीवियस ईयर में जितने कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं उस पर फोकस करिए, उनको बार बार लिखने का अभ्यास करिए, और ऐसे सामान्य शब्दों को चयनित करके अपनी तैयारी करिए जिनमें बहुत ही उलझाऊ काम नहीं है, बहुत सरल है, जो सामान्य चीज़ है। क्योंकि देखिए, जब आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे, सहायक समीक्षा अधिकारी बनेंगे, तो सचिवालय में सब काम ई ऑफिस पे होता है आजकल। कंप्यूटर पे आपको काम करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो कंप्यूटर से जुड़ी हुई सामान्य, जैसे आपने देखा होगा एक सॉफ्टवेयर होता है MS ऑफिस, तो सेम लाइक ई ऑफिस बोला गया है जो सरकारी सेवा में रहता है। तो उसमें भी वही एक्सेल, वही पावर पॉइंट, वही फाइल, तो वही सब चीज़ें हैं। तो उससे जुड़े हुए जो सामान्य शब्द हैं उन्हीं की तैयार करिए, उन्हीं से जुड़े परिभाषा को, उन्हीं से जुड़ी हुई तकनीकी चीज़ों को आपको लिखना है। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में अगर कहा गया कि कंप्यूटर को परिभाषित करिए, तो कंप्यूटर को कोई ऐसे दिखाए कि यह एक ऐसी मशीन है, या कोई ये कह सकता है कि कंप्यूटर एक सिस्टम है, कंप्यूटर इस तरीके का कॉम्बिनेशन, मतलब आप कितना बेहतर तरीके से उसको समझा सकते हैं, तो इसका बड़ा मैटर पड़ता है। और जो जितना बेहतर समझा के लिखेगा, उदाहरण दे के लिखेगा, उसको उतना सॉलिड नंबर एग्ज़ाम में मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर एक टेक्निकल चीज़ है, तो टेक्निकल वाली भाषा का प्रयोग करते हुए आपको उत्तर लिखने की ज़रूरत है। और करंट में अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर चर्चा परिचर्चा में है, तो जैसे सुपर कंप्यूटर कभी कभी चर्चा में रहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पेमेंट गेटवे तमाम बने हुए हैं, पेटीएम है, गूगल पे है, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, वर्तमान आधुनिक तकनीकों से रिलेटेड हैं। इनके बारे में जानकारी रखिए, कभी कभी सीधा पूछ लेता है, ऐसा अनुभव रहा है कि प्रीवियस ईयर में जैसे गूगल पे के बारे में पूछ लिया गया, UPI क्या है, इंटरफेस क्या है, तमाम ऐसे शब्द हैं जो वर्तमान में चर्चा में रहते हैं, या कुछ नए शब्द आ जाते हैं, तो इस पर भी नज़र रखिए, तो आपका कंप्यूटर पे अच्छा हो जाएगा। जी सर, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा। जैसे मैं मुख्य परीक्षा का एक छोटा सा बैच चला रहा हूँ, तो उसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा कठिनाई सबको होती है निबंध लेखन में। निबंध लेखन में मतलब लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। हालांकि मैं बार बार लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि आप लिखना शुरू करिए, पेन चलाइए। जब तक पेन नहीं चलेगी तब तक लेखन कौशल डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर 10 लोगों को निबंध लिखने के लिए दिया गया तो उसमें से 1 या 2 लोग ही लिखने का साहस करते हैं। हालांकि अच्छा लिखते हैं, और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो जैसे कोई दृष्टि वगैरह की निबंध की बुक है तो उसको उठा के वही कॉपी पेस्ट मॉडल में या वही देख करके या पढ़ करके वही लिख देते हैं। मतलब एक मौलिकता निबंध में लोग नहीं ला पाते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, निबंध के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि निबंध एक ऐसी चीज़ है जो अध्ययन के साथ साथ उस अध्ययनोपरांत आपके मौलिक चिंतन की अभिव्यक्ति है। निबंध ऐसी चीज़ है जो
किसी खांचे में या किसी बंधन में बंध के नहीं लिखी जाती है। वो आपकी ऐसी अभिव्यक्ति होती है जो आपने अपने चिंतन, मनन, अध्ययन और अनुभवों के बाद सोची समझी होती है। उसी की अभिव्यक्ति जब आप कलम के माध्यम से करते हैं सिलसिलेवार, तो वही निबंध होता है। और ये निर्भर करता है कि आपने किसी भी विषय पर, किसी भी चीज़ पर कितना ज़्यादा अध्ययन किया है, अध्ययनोपरांत कितना चिंतन मनन किया है, नई चीज़ों को कितना उससे आपने कोरिलेट किया है। जैसे नई चीज़ों से मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम मानव इसमें महिला शोषण की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिला भागीदारी की बात, महिला कल्याण की बात करें, तो टर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल भावना वही है कि महिला का कल्याण। ठीक है। अब जैसे होता क्या है कि हमारे पास अतीत से लेकर वर्तमान तक महिला के बारे में बहुत से प्रसंग, बहुत सी कथाएं, बहुत से अनुभव, बहुत से इतिहास, बहुत से तथ्य उपलब्ध हैं, लेकिन हमको उसको एक सिस्टमेटिक वे में सोचने, समझने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता होनी चाहिए। और ये तभी होता है जब आप भूत से लेके भविष्य तक की चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं। अब हमने देखा है कि अतीत में जब हमारा प्राचीन इतिहास है, उस समय महिलाओं की स्थिति किस तरीके से अच्छी थी, उनको तमाम तरीके की स्वतंत्रता थी। मध्यकाल में उनकी क्या स्थिति हुई, उन स्थिति के पीछे क्या कारण थे। फिर मॉडर्न में जैसे आधुनिक युग में आए तो हमारे अंदर किस तरीके की महिलाओं को लेकर चेतना जगी। फिर उसमें महिला और नारीवादी आंदोलन, महिलाओं से जुड़े हुए शुभचिंतक जो उनके नेता थे, या महिलाओं के खुद के अपने लिए प्रयास, महिला संगठन हुए, उन्होंने कैसे काम किए। वर्तमान में सरकारें उनके बारे में क्या सोच रही हैं, किस तरीके से उनकी जो सशक्तिकरण की नीड है वो अपरिहार्य बन गई। जैसे मोदी जी ने कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, महिलाओं की भागीदारी बनाना है, महिलाओं को सशक्त करना है। उससे जुड़े हुए चाहे 3 तलाक के मुद्दे की बात हो, चाहे उनको जो है संसद में आरक्षण की बात हो, चाहे उनसे जुड़ी हुई योजनाओं की बात हो, शौचालय की बात हो, उज्ज्वला के माध्यम से कनेक्शन देने की बात हो, आयुष्मान मिशन के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की बात हो, या प्रसव को लेकर उनकी जो है संस्थागत जो है प्रसव केंद्रों की या अस्पताल की व्यवस्था हो, या उनको प्रसवोपरांत जो है बेनिफिट देने की बात हो, जो आप देखते हैं कि उनको कुछ मौद्रिक सहायता मिलती है उनके खान पान के लिए, या उनके टीकाकरण की बात हो, या उनके शिशुपालन के मतलब शिशु को के लिए क्रच की व्यवस्था हो, या नौकरी के दौरान उनको जो है किस तरीके का माहौल दिया जाए। यौन शोषण के विरुद्ध जो है तमाम तरीके के, चाहे ही सी मूवमेंट चला, और उसके बाद जो है लैंगिक अपराध रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, और सेवाओं में रहते हुए उनको तमाम प्रकार के भत्ते, छुट्टियां, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं ताकि महिलाएं निकल के बाहर आएँ, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और एक औपचारिक व्यवस्था में अपना योगदान दें। हम कहने के लिए देखते हैं कि आधी आबादी का मतलब है कि अगर हम 1 अरब 30 करोड़ 35 करोड़ की जनसंख्या है तो आधी संख्या उनकी है, आधी हमारी पुरुष की है। तो पुरुष तो आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन महिला अगर घर में बैठी हुई है, वो केवल परजीवी के तौर पे या पर निर्भरता में जी रही है, तो कहीं ना कहीं वो औपचारिक व्यवस्था से दूर है। तो हमारी सरकार का इस समय ऐसा जैसे प्रयास है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से बाहर निकलें, और जो जिस रूप में जुड़ सकता है व्यवस्था से उस तरीके से जुड़ के, चाहे वो अर्थव्यवस्था में है, चाहे सामाजिक व्यवस्था में है, चाहे राजनीतिक व्यवस्था में है, वो अपना योगदान दे। तो ये देश हित में है, समाज हित में है, परिवार हित में है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अतीत से लेकर वर्तमान तक और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए एक निबंध लेखन को संपादित किया। अपने छोटे छोटे पैराग्राफ में अपने थॉट को, अपने चिंतन को हमने प्रोसेस किया, और प्रोसेस के बाद एक निष्कर्ष हमने लास्ट में निकाला कि अगर इसी तरीके से हम महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में चिंतन मनन या प्रयास करते रहेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल बनेगा, एक ऐसी स्थिति बनेगी जब महिलाएं अपने मतलब समझिए कि जो उनका एक मानवीय स्तर है वो पूर्णतया निखर के हमारे सामने आएगा। तो इस तरीके से मैंने एक ये एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का जो है प्रयास किया है कि किस तरीके से हम एक निबंध को क्रम वाइज जो है आगे लेके चल सकते हैं, और किस तरीके से एक सकारात्मक वे में उसका हम एंड कर सकते हैं। तो इस तरीके का क्रम अगर आप हर चीज़ में फॉलो करेंगे, और ये तभी आप कर सकते हैं जब आपको सब चीज़ों का आधार, उसका मध्य भाग और अंत भाग आपको पता हो, और ये तभी होता है जब आप निरंतर अध्ययन करते हैं। तो निरंतर अध्ययन के स्रोतों की बात आती है तो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि जैसे हमने किसी निबंध को ले लिया किताब को और उसी को पढ़ के हम रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप निबंध की किताबों को लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कुछ ऐसी साहित्य सामग्री जो है आजकल फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और तमाम ऐसे अध्येता हैं
जो शोध वगैरह के बाद जो है अपने व्लॉग्स वगैरह चलाते हैं, अपनी चीज़ों को बताते रहते हैं, तो हमको वहाँ से निरंतर जुड़े रहने की ज़रूरत है। जब हम निरंतर अध्ययन करते हैं तो हमारे मन में विचार उठते हैं, एक उत्सुकता होती है कि आखिर ये है क्या। तो उससे जो प्रश्न उठते हैं और उसके बाद जो हमारे मन मस्तिष्क में एक चिंतन चलता है, तो उससे एक ऐसा व्यवहारिक पक्ष हमारे सामने निकल के आता है जो हमारे व्यक्तित्व के साथ साथ हमारी अभिव्यक्ति को भी प्रभावित करता है। तो उसी को व्यक्त करने का जो तरीका है वो निबंध है। तो इसमें हम जितने पारंगत होंगे तो फिर हम निबंध रटेंगे नहीं, फिर हम धारा प्रवाह उसको व्यक्त करने की क्षमता रखेंगे। फिर वो चाहे कॉपी पे हो, चाहे किसी सेमिनार में हो, किसी संगोष्ठी में हो, आप हर जगह जो है धारा प्रवाह अपनी अभिव्यक्ति करेंगे। तो निबंध की तैयारी के लिए मेरा यही आप लोगों का जो है निवेदन रहेगा कि आप लोग अध्ययन की गति को बढ़ाइए। इसमें आप जनसत्ता पेपर को ले सकते हैं, किसी अच्छी निबंध की किताब को लीजिए और उसमें देखिए कि किस तरीके से थॉट्स का डेवलपमेंट हुआ है। जिसने भी निबंध लिखा होगा तो ऐसे ही नहीं लिखा है, उसमें भी किसी ने लिखा ही होगा, उसको आप देखिए। प्लस किसी सीनियर की या कोई भी आपका जो मित्र हो, यार हो, दोस्त हो, उस लगता है कि अगर वो आपको मदद कर सकता है, उनसे आप जुड़े रहिए। निरंतर वाद विवाद प्रतियोगिता करते रहिए। आप किसी भी टॉपिक पर अपनी राय रखने की एक व्यवस्था बनाए रखिए, आप सोचिए उस पर। और कोई बोले ना बोले, कोई आपकी आलोचना करे, निंदा करे, उससे प्रभावित हुए बिना अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको जो है आप धार देते रहिए। हमारे एक मित्र हैं जो मतलब आईएएस थे, तो वो जब हमसे 2 साल सीनियर थे, तो उनकी ये आदत होती थी कि वो कोई भी चीज़ कहीं पे पढ़ते सुनते तो वो ऐसे ही आके लोगों के सामने उसको जो है व्यक्त करते थे। तो हुआ क्या कि उनकी इमेज ऐसी बन गई कि लोगों ने, उन्हीं की मित्र मंडली ने, जबकि मैं उनसे 2 साल जूनियर था, तो लोग ये कहते थे अरे ये तो बकबकी है और फालतू के जो है बकबक सुन सन के आता है। वो कहता है, और स्थिति ये हुई कि आप विश्वास नहीं करेंगे, उनका पहले प्रयास में 352 रैंक से IRS हुए और बाद में 33 रैंक लेके IAS हुए थे और इस समय जो है वो कलेक्टर के पद पे हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है किस तरीके का अभ्यास करते हैं, क्या करते हैं। ज़रूरत होती है निरंतरता के साथ प्रयास करने की। तो आप बिना किसी की परवाह किए आप काम करिए। छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने की बात मतलब कोशिश करिए, धीरे धीरे वो बड़े हो जाएंगे। और छोटे छोटे पैराग्राफ इसलिए होते हैं क्योंकि आपके वहाँ पे थॉट क्लियर होते हैं। छोटे पैराग्राफ में आप कोई एक चीज़ कहना चाहते हैं तो आप आराम से वहाँ पे कह देते हैं, तो अगला समझ जाता है कि आप इस भाव को कहना। और कभी भी बड़े पैराग्राफ में लिखने का प्रयास मत करिए। निबंध में शुरुआत अच्छी हो, अंत अच्छा हो, मध्य ऐसा हो जो संतुलन दिखाता हो, तो यही निबंध है। और निबंध बहुत ही मौलिक प्रक्रिया है और इसको आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो ये आज ही आपको सफलता नहीं दिलवाएगी, ये हमेशा आपको सम्मान भी दिलाएगी आफ्टर सिलेक्शन भी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, संक्षिप्त में हम जवाब जानना चाहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा की क्या रणनीति होनी चाहिए, GS और हिंदी दोनों के लिए आप बता दें। और विशेष तौर पे घटना चक्र और RO के लिए जो न्यूनतम सोर्स हिंदी का है उसको फॉलो करना कहाँ तक सही है और कैसे, कुल मिला के ये जानना है कि न्यूनतम क्या सोर्स फॉलो किया जाए जिससे हमारा प्री हो जाए। चंद शब्दों में ही इसको बता दें। देखिए, प्री निकालने के लिए पहले भी हमने कहा और अभी भी हम कह रहे हैं कि आप पूर्वावलोकन की किताबों को पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ उनके टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आप मुगल काल पढ़ रहे हैं तो मुगल काल का जितने प्रश्न हैं वहाँ से तो आपने सॉल्व कर लिए। प्लस मुगल काल, अब चूंकि हमें पता है मुगल काल में 2-3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ शासकों का योगदान है, उनकी चित्रकला है, उनकी शासन व्यवस्था है, जैसे ये कुछ उसके अलग अलग आधारभूत हैं जहाँ से प्रश्न अमूमन बनते हैं। तो अगर हमको लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रश्न छूटे हुए हैं तो हम उससे जुड़े हुए प्रश्न, अब चूँकि हमको मुगल पाल पता हो गया, उसके तमाम स्तर पता हो गए, तो हम उससे जुड़े हुए और कहीं से भी हम निकाल के प्रश्न पढ़ सकते हैं। तो उसमें वैल्यू एडिशन आपने कर लिया। तो पूर्वावलोकन हो गई। दूसरा, लूसेंट से पढ़ लीजिए, ठीक ठाक क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं। अगला क्या है, NCERT की सार की बुकें आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं। तो आप पूरी NCERT नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 6 से लेकर 12 तक की NCERT की सार की बुक है। प्लस करंट पे खूब ध्यान दीजिए। करंट की एक नियमित मैगजीन और जनसत्ता पेपर अवश्य पढ़िए, क्योंकि अगर आपके 30-35 करंट के आ रहे हैं तो अगर आपने 35 करंट कर दिए एग्जैक्टली तो आपको कोई भी प्री से बाहर नहीं कर सकता। अब समस्या ये होती है कि लोग रेगुलर जो है फॉलोअप नहीं करते हैं, मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, पेपर नहीं पढ़ते हैं। लास्ट में कुछ ऐसे स्रोतों पर निर्भर होते हैं कि कभी समसामयिकी की कोई किताब आ गई बंडल में, कभी आ गई, तो 2-4 दिन पढ़ के सोचते हैं हम 35 के 35 कर दें, तो ऐसा असंभव होता है। होता क्या है, जनरली 20-25-22 क्वेश्चन करते हैं और अगला 30-35 करके आता है।
तो ये जो डिफरेंस पैदा होता है वहीं से सफलता की कहानी शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं कि आप जागरूक बनिए और मेहनत करिए और सही तरीके से तैयारी करिए। इन किताबों के साथ साथ पेपर और मैगजीन को कंटिन्यू रखिए। और प्री के लिए जो सेकंड बहुत बड़ी ज़रूरी है वो है आपकी हिंदी। तो हिंदी के लिए हमने अभी इसी वीडियो में आपको बताया है, उन चीज़ों की जो है आप तैयारी करिए और उसको निरंतर अभ्यास से निखारिए। बाकी मेंस के लिए 1-2 घंटा अभी से निबंध और हिंदी पे देते रहिए, तो आपका आरओ का जो है काम वो आसान हो जाएगा। जी ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और व्यस्त दिनचर्या में से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कभी ज़रूरत हुई और समय मिला तो आपसे जो है संपर्क किया जाएगा और अभ्यर्थियों के हित में आपसे आपका अनुभव लिया जाएगा, जाना जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।